हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नेट पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का पाठ 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो आप सबको यह तो पता ही होगा कि इस संसार में जितने भी सजीव हैं उनको जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और वह किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है वह भी इसी विषय पे है। उसका नाम है पादपों में पोषण। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि जितने भी सजीव हैं उनके लिए भोजन क्या है, आवश्यक है। और भोजन के घटक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जितने भी खनिज तत्व होते हैं वह सब क्या होते हैं? भोजन के घटक होते हैं। और ये जो भोजन के घटक होते हैं ये हमारे शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और पादप जो होते हैं, सभी सजीवों में पादप एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी जीव होते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और वे सभी किस पर निर्भर करते हैं? वे सभी पादपों पर निर्भर करते हैं। किसी न किसी रूप में वे पादपों को ही ग्रहण करते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह पादपों को खाते हैं और जो मांसाहारी जानवर होते हैं वह शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जो पादप होते हैं वह ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। और ये सब चीज़ें उन्हें कहाँ से प्राप्त होती हैं? उनके आसपास के परिवेश से। उन्हें अपने आसपास से प्राप्त होती है। जैसे जल और खनिज जो तत्व होते हैं वे कहाँ से? उन्हें मिट्टी से मिलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें वायुमंडल से मिलती है। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब जो पोषक पदार्थ होते हैं वह सजीवों की शारीरिक संरचना के लिए, उनकी वृद्धि के लिए और जो क्षतिग्रस्त होते हैं, जो टूट फूट होती है शरीर में, उन भागों के लिए आवश्यक होते हैं। और हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है? पोषक पदार्थों से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा भी प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की विधि है इसके उपयोग की जो विधि है उसे पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे पादपों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो जीव जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें उन जीवों को क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। अब पहेली जो है वह जानना चाहती है कि पादप की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो आपको पता है कि क्यों नहीं बना सकता? तो चलिए हम पता लगाते हैं कि क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है?
क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी खाने की फैक्ट्री कहाँ होती है, या भोजन जो पादप जो होते हैं वह भोजन कहाँ बनाते हैं, उनके शरीर में बनता है तो वह शरीर के कौन से भाग में बनता है या कुछ विशेष भाग में ही बनता है, तो ये सब हम पता लगाते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नलियों के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो जो पत्तियां होती है वह किसका काम करती है? पादपों के लिए खाद्य फैक्ट्रियों का काम करती है। और सभी जो पदार्थ होते हैं वह कहाँ तक पहुँचने आवश्यक होते हैं? वह पत्तियों तक पहुँचने आवश्यक होते हैं। और वह कहाँ से पहुँचते हैं? वह जड़ों द्वारा अवशोषित होके जो जल और जो खनिज तत्व होते हैं वह कहाँ से? मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं। और उनमें जो पादप होते हैं उनमें वाहिकाएं होती हैं, तो वाहिकाओं के माध्यम से क्या होता है? वह तने तक पहुँचती है और तने के माध्यम से वह कहाँ तक पहुँचती है? पत्तियों तक पहुँचती है। और पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और वह उन छिद्र आसपास वह किससे घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, है ना। तो उसके और उन रंध्रों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। और उसके बाद जो पेड़ पौधे और क्या बनाते हैं? इन सब से मिलकर पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अब जो बूझो है वह जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो किस प्रकार पहुँचते हैं? जो वाहिकाएं जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है ना, भूमि से। और क्या होता है? वाहिकाएं होती है, वाहिकाएं इनको किस तक पहुँचाती है? तनों तक। और तनों के अंदर जो वाहिकाएं होती है वह कहाँ तक पहुँचाती है? पत्तियों तक पहुँचाती है। कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इस प्रकार सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है, जैसा हम चित्र 1.1 में देख सकते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो जिस प्रकार इमारतें किससे बनी होती है? ईंटों से, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार से हर सजीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन कोशिकाओं को हम किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिकाओं के ही बने होते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर जीव किसके बने होते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं। अब जो कोशिका की जो बाह्य संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर का जो भाग होता है वह क्या होता है? वह कोशिका द्रव्य से भरा होता है, एक जेली जैसे पदार्थ से भरा होता है, जैसा हम चित्र 1.1 में देख रहे हैं। बाह्य जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और उसके अंदर एक केंद्रक है। तो ये कोशिका की संरचना कुछ ऐसी होती है। पहेली जो है जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब जो पहेली है वह ये जानना चाहती है कि जो
पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें ऐसी क्या विशेषताएं होती है कि वह खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया को दोहरा सकती है, लेकिन और जो दूसरे भाग होते हैं वैसा क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि पादप के जो दूसरे भाग होते हैं वैसा क्यों नहीं कर सकते और पत्तियां ही क्यों कर सकती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब पत्तियों में क्या होता है, एक वर्णक होता है, एक जिसका रंग कौन सा होता है, हरा होता है, और उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है, वह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा संग्रहण करता है, ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और उसके बाद जो उस ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है उससे खाद्य संश्लेषण करने में या खाद्य बनाने में किया जाता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है ना। इन सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह इन्हीं से पूर्ण होती है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। पत्तियाँ सौर ऊर्जा को संग्रहित करके और क्या करती हैं, खाद्य के रूप में संचित करती है। अतः जो सारे जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उनके लिए सूर्य क्या है, ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा है वह उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो फिर जो इस संसार में जितने भी सजीव हैं वह भोजन नहीं कर पाएंगे, यानी उनको भी भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो इस संसार पे जीवन संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जैसा हम चित्र 1.2 में देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। चित्र 1.3 हम देख सकते हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और इन सब से मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब हम जो चित्र 1.2 है उसमें देख सकते हैं कि पहला जो चित्र है उसमें क्या है, पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वह दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहे हैं, रंध्र दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वह दिखाई दे रहे हैं, और उसके आसपास, छेद के आसपास क्या दिखाई दे रहा है, द्वार कोशिकाएं जो होती है ना, रंध्र के आसपास जो द्वार कोशिकाएं होती है वह दिखाई दे रही है। और जो दूसरा चित्र है उसमें क्या दिखाई दे रहा है,
कि द्वार को रंध्र द्वार है एक, है ना, और जो उसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, उसके चारों तरफ द्वार कोशिकाएं बनी हुई है। और चित्र 1.3 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाई हुई है ना। पत्तियों की जो सतह होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उससे वे क्या ग्रहण करते हैं, उससे वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और जल और खनिज तत्व कहाँ से, जड़ों से पहुँचते हैं पत्तियों तक। तो क्या होता है, अब ये सब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जड़ें क्या करती हैं, ये खाद्य संचित करती हैं और सूर्य के प्रकाश और इससे सौर ऊर्जा ग्रहण करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इस संसार में जितने भी जीव हैं उनका अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और सभी जीवों के लिए जो आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, ऑक्सीजन के बिना हम जीवन संभव ही नहीं होगा। अगर हम ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उससे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है और कार्बोहाइड्रेट के पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक तरह स्टार्च होता है वो एक तरह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ पेड़ों की पत्तियां भूरे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की होती है, या भूरे रंग की होती है, या बैंगनी रंग की होती है, या फिर लाल रंग की होती है। तो क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? तो चलिए अब हम पता लगाते हैं क्या वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है अथवा नहीं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब जो पत्तियां होती हैं उसके अलावा पादप के जो दूसरे भाग होते हैं, जैसे कौन से, तना जो हो गया, और हरी जो शाखाएं होती हैं वह क्या होती हैं, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो वह भी क्या कर सकती है, वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। अब रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं, शल्क और शूल रूप की पत्तियां होती है उनकी, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, सूर्य वहाँ पे बहुत तेजी से तपता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जल जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया को रोकने के लिए वहाँ की जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वह किस रूप में होती है, शल्क और शूल के रूप में होती है। और इन पेड़ों के जो तने होते हैं वह कैसे होते हैं, वह हरे होते हैं और वे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.1 करेंगे। एक ही प्रकार के पादप के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन का परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था उसे 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण को अपनी नोटबुक में लिखिए। अब हम क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे, है ना, उसमें एक जैसे पादप लगाएंगे और 2 गमले लेंगे। एक को कहाँ रखेंगे, एक को अंधेरे कमरे में रखेंगे, कितने समय के लिए, 72 घंटों के लिए, और दूसरे को कहाँ रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में हम रखेंगे। और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो भी
होगा उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, है ना। और फिर हम देखेंगे कि उसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन का परीक्षण करेंगे। जो दोनों पादप हैं उसमें क्या करेंगे, आयोडीन का परीक्षण करेंगे। आपने पिछली कक्षा में किया था। अब जिस गमले को आपने अंधकार में रखा है उसे क्या करेंगे, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे और इसकी पत्तियों पर क्या करेंगे, फिर से आयोडीन का परीक्षण हम करेंगे। और फिर जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्राच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं, जैसा चित्र 1.4 में दिखाई दे रहा है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? इनमें भी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो हरे रंग के अलावा जो दूसरे रंगों की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्या होता है, ये क्या होता है, इन पत्तियों में इनका रंग दूसरा होता है, तो ये क्या करते हैं, हरे रंग को ढक लेते हैं। और इन जो पत्तियों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास तालाब या फिर कोई भी जो पानी का जो स्रोत है ना, उनमें आपने अगर देखा हो तो हरे रंग का कुछ तैरता हुआ सा दिखाई देता है उनके किनारों पर। वह क्या होते हैं, शैवाल होते हैं वो। और वे कैसे बनते हैं, वह कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो जो शैवाल होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और क्योंकि इनका रंग हरा होता है तो इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इसलिए ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों को संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा से निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इस पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषित करते हैं। अब आपने अभी पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, पादप क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। और इनका उपयोग किस लिए होता है, जो अन्य जो घटक होते हैं भोजन के उनका संश्लेषण करने में होता है। लेकिन अब जो नाइट्रोजन होता है ना, जो नाइट्रोजन पदार्थ है जिनसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक नाइट्रोजन भी होता है। तो अब लेकिन नाइट्रोजन तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और जो पादप जो होते हैं वह इस अवस्था में नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते हैं। तो वह उन्हें कैसे प्राप्त होता है, मिट्टी में जो कुछ विशेष जीवाणु होते हैं वे क्या करते हैं, वह जो गैस वाली नाइट्रोजन होती है उसको अवशोषित करते हैं, उसको लेते हैं वायुमंडल से और क्या करते हैं, यौगिक क्रिया के द्वारा परिवर्तित करके और उसको क्या करते हैं, मृदा में मुक्त कर देते हैं
और क्या करते हैं, वो मिट्टी में विलय हो जाती है। तो वहाँ से क्या पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको जल के साथ और अन्य खनिज पदार्थों के साथ नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वे क्या करते हैं, खाद डालते हैं अपने खेतों में, उर्वरक और खाद डालते हैं। तो वे क्यों डालते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वह पूरी हो सके। और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो अन्य जो संगठक होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा और इनका भी संश्लेषण वे कर पाते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा खाद्य पर निर्भर करते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। अब कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है ना। तो वह अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी। तो वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उनको खाद्य के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे जीवों की तरह उन्हें भी दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। और वे जो ऐसे जो पादप होते हैं, ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, वे कौन सी प्रणाली के होते हैं? वे विषमपोषी प्रणाली के कहलाते हैं। जैसा हम चित्र 1.5 में देख रहे हैं कि एक पेड़ है, उसके चारों तरफ पीले रंग के एक जाल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो वह जो पीले रंग का जो पादप है वह क्या है, अमरबेल का पादप है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये उस पेड़ पे रहता है, उस पेड़ पे ही अपना आश्रय लेता है और उसी पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करता है और भोजन उसी से प्राप्त करता है और रहता भी उसी पर है। तो जो ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर दूसरे पेड़ आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे पादपों को परपोषी कहते हैं। और ऐसे पादप जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परजीवी पादप हम कह सकते हैं। अब पहेली जो है वह जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। अब ये सब दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो क्या अब हम इन सबको भी परजीवी कह सकते हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादपों को देखिए। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो क्या आपने ऐसे पादपों के बारे में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जो कीट
कीट होते हैं उनका भक्षण करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। तो क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता कि यह कितना अजीब है ना, कि कोई पेड़ भी किसी कीट को खा सकता है। और ऐसे पेड़ों का रंग क्या जो होता है वह कोई अन्य रंग हो सकता है या फिर हरे रंग के ही होते हैं वे। तो चित्र 1.6 हम देखेंगे, उसमें एक पेड़ दिया हुआ है, उसकी पत्तियों का कैसा शेप है, उसकी पत्तियों का जो रूप है वह कैसा है, वह नीचे से तो घड़े के समान है और ऊपर का जो शेप है वह कैसा है, ढक्कन के जैसा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर का। और उसके अंदर की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं और वह क्या होता है, नीचे के समान उसमें अंदर रोम होते हैं। तो जब कोई कीड़ा उसके अंदर प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है, उस रोम छिद्रों उसके रोम जो होते हैं उनमें क्या हो जाता है, फंस जाता है। और उसके बाद जो इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, पाचक रस होता है। तो वह क्या करते हैं, कीटों को पचा लेते हैं, है ना, उनको खा जाते हैं और फिर उनको पचा लेते हैं। अब ऐसे पादपों को क्या कह सकते हैं हम, उनको हम कीटभक्षी पादप कह सकते हैं। और इनके उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी जो है वह इनके उदाहरण है। अब बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है। क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो जो घटपर्णी पादप होते हैं उनको, जो घटपर्णी और जो कीटभक्षी पादप होते हैं उनको भूमि से उतनी जो उन्हें पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के घटक होते हैं वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वे क्या करते हैं, कीट मकोड़ों को खाकर और वह उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। मृत जीवी, आपने बाजार में छत्रक बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। अब आपने देखे होंगे कि बाजार में मशरूम आती है, मशरूम की सब्जी भी मिलती है ना, मशरूम की सब्जी बनाई जाती है। तो है ना, तो ये कहाँ पे होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं जो है ना उनके किनारों पर उगते हैं, उनकी टूटी हुई टहनियों पर, उनके तनों पर, उनकी छालों पर उगते हैं। और ये ज़्यादातर कब उगते हैं, ये वर्षा के दिनों में उगते हैं। और ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं आगे। अब क्रियाकलाप 1.2 हम एक क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। तो ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगी, जैसा चित्र 1.2 में दिखाई दे रही है। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग
करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे, उसको गीला कर लेंगे और उसके बाद उसको कहाँ रखेंगे, जो स्थान क्या होता है जो गीला होता है, जहाँ पे नमी होती है, वहाँ रखेंगे 2 से 3 दिन के लिए और उसे रखा रहने देंगे जब तक उसके ऊपर रोए जैसी संरचना ना उत्पन्न हो जाए। अब हम उसको किसकी सहायता से देखेंगे, जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसकी सहायता से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वह कैसे है, रुई के धागों के जैसी इस पर संरचना उभर आई है। ये क्या होते हैं, ये कवक या फंजाई होते हैं और इनकी पोषण प्रणाली जो होती है ये कुछ अलग ही प्रकार की होती है। ये किस पर, जो वस्तुएं खराब हो जाती है, जो वस्तुएं मृत होती या फिर जो जीव मृत होते हैं, है ना, उनकी सतह पर रहते हैं। और उनकी सतह पर कैसे रहते हैं, कुछ पाचक मतलब कुछ रस का स्राव करते हैं, है ना, और फिर उन्हें साधारण या विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब ऐसे विलय का उत्पादन करते हैं जो या तो साधारण होता है या फिर वो घुलने वाला होता है। और उस विलयन को ये किसके रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की जो पोषण विधि प्रणाली होती है उस जिसमें जीव किसी मृत या विघटित यानी खराब जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। और जो मृतजीवी पोषण प्रणाली का जो उपयोग करने वाले जीव होते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। अब जो कवक होती है वह कहाँ पे ज़्यादातर उगती है, अचार, चमड़े और जो कपड़ा होता है उन पर उगती है। कब उगती है, जब या तो वह गीले हो जाते हैं या फिर नमी जो जिस स्थान पर वह रखे होते हैं वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, तब ये जो कवक होते हैं उन पर उग जाते हैं। और कवक सबसे ज़्यादा कब भी उगते हैं, जब वर्षा ऋतु होती है तब भी यह ज़्यादा निकल आते हैं। और वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, जो खाने की चीज़ें भी होती है वह भी जल्दी ख़राब हो जाती है ना। और इनके कारण क्या होती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और वह उपयोग के लायक नहीं बचती है। अब जो पहेली है उसको याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थों अथवा उत्पादक पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। जो कवक होते हैं वह उनके बीजाणु क्या होते हैं, हमेशा वायु में उपस्थित होते हैं। तो वे जब किसी ऐसे पदार्थ पर या फिर किसी ऐसी चीज़ पर बैठते हैं जो जहाँ पे नमी होती है और उष्ण होता है ना, तो वे क्या करते हैं, उस पे नया अंकुर जन्म दे देते हैं, है ना, और उस पे ही फलते फूलते हैं। बूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग का कारक भी होते हैं। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। अब कुछ जो कवक होते हैं जैसे ईस्ट होता है और छत्रक होता है, इनको हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। कुछ पादपों, जंतुओं और मनुष्य में जो कवक होते हैं वे क्या करते हैं, वह कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं, है ना,
और कुछ कवक जो होते हैं उनको हम दवाइयों के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इस संबंध को क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवालों को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषण खाद्य कवक को देता है। जो कुछ जीव जो होते हैं वे क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं, है ना, साथ साथ आवास में रहते हैं और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। और कुछ कवक जो होते हैं वे क्या करते हैं? वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष को क्या करते हैं? कवक जो होते हैं वृक्ष को पोषण प्रदान करते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? जल और पोषक पदार्थ के अवशोषण में सहायता मिलती है ना। जो वृक्ष होते हैं उनको क्या मिलता है? जो जल और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए सहायता मिलती है। और जो वृक्ष होते हैं इनके लिए संबंध बहुत आवश्यक होता है। लाइकेन कहे जाने वाले जो जीव होते हैं उनके दो भागीदार होते हैं, यानी कि उनके दो भाग होते हैं। पहला जो होता है वह शैवाल होता है और दूसरा क्या होता है? कवक होता है। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक क्या करते हैं? शैवालों को रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जल और पोषक तत्व देते हैं और बदले में शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्या करते हैं? खाद्य बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं? कवक के लिए खाद बनाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में सहजीवी संबंध होता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिकों बगीचों के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? अब आपने देखा होगा कि माली क्या करते हैं और किसान क्या करते हैं कि खेतों में और जो बगीचे होते हैं, लॉन होते हैं, है ना, उनमें और गमलों में क्या करते हैं? खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादप द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कि जो मृदा होती है उनमें क्या होता है? पोषक तत्व। पादप क्या करते हैं? मृदा से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, है ना। तो जब वो उनका अवशोषण होगा, जो पोषक तत्व होते हैं, तो क्या होगा? उनकी मृदा में कमी हो जाती है। तो इसलिए जो उर्वरक और खाद जो डालते हैं किसान, वह क्यों डालते हैं? ताकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो सके। क्योंकि पेड़ पौधे की बार बार कटाई होती है, फिर वह उगाए जाते हैं, फिर नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, फिर उनकी कटाई होती है, फिर नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? इससे धीरे धीरे मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इसलिए खाद के रूप में
इन पोषक तत्वों को डाला जाता है भूमि में, ताकि समय समय पर जो फिर पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता हो, तो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके और जो पेड़ पौधे हैं उनको पोषण मिल सके। तो यह अगर हमें भी पता होगा कि कैसे खाद डालते हैं, कैसे भूमि को उपजाऊ बनाए रखते हैं, है ना, कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं भूमि में और कैसे, तो हम भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के बारे में हमें भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसा वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। अब जो पादप होते हैं उनको प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन क्या होता है? पादप गैसीय अवस्था में तो होता है नाइट्रोजन, लेकिन मृदा में इतना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, है ना, क्योंकि फसलों की कटाई हो जाती है, फिर नए पादप लग जाते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन की क्या होती है? मृदा में कमी रहती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या होता है? एक जीवाणु होते हैं, है ना। कौन से जीवाणु होते हैं? राइजोबियम। और ये खासकर कहाँ पाए जाते हैं? जो फलीदार जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में ये रहते हैं। तो किसानों के लिए भी ये जो राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये बहुत आवश्यक भी होता है और लाभकारी भी होता है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन को अवशोषित करता है वायुमंडल से, है ना, और क्या करता है? इसको मृदा में छोड़ देता है ना। तो इससे क्या होता है? जो फलीदार फलीदार जो पादप होते हैं, है ना, तो उनको जो नाइट्रोजन की है आपूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो राइजोबियम जीवाणु और जो फलीदार जो पादप होते हैं उनके बीच में क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वह क्या करता है? नाइट्रोजन प्रदान करता है, और बदले में जो पादप होते हैं वह क्या करते हैं? वह उन्हें रहने का स्थान देते हैं और क्या देते हैं? खाद्य प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये जो जीवाणु होता है इन दोनों के बीच में और पादप के बीच में सहजीवी संबंध होता है। अब जो इस जीवाणु की उपस्थिति के समय पे जो किसान होते हैं उनको क्या होता है? उनको उर्वरक या खाद डालने की भूमि में ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए किसानों के लिए भी ये जीवाणु और ये इन दोनों का जो फलीदार सब्जियां होती है, जो फलीदार पेड़ पौधे होते हैं, उनका ये जो सहजीवी संबंध है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सिर्फ जो दाल की फसल जो होती है उनको उगाने के लिए ही नहीं, जो उसके बाद जो फसल उगाई जाती है उनके लिए भी उर्वरक या खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो सभी पादप होते हैं वे कैसे होते हैं? ज़्यादातर स्वपोषी होते हैं। जो बहुत कम पादप होते हैं वो कौन सी प्रणाली के होते हैं? परजीवी या मृतजीवी होते हैं।
क्योंकि मृतजीवी और परजीवी क्या करते हैं, दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। और जो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सभी किस पर, भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर निर्भर करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कीटभक्षी पादप होते हैं उन्हें हम आंशिक विषमपोषी, हाँ हम उन्हें आंशिक विषमपोषी हम कह सकते हैं। प्रमुख शब्द स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। और स्वपोषी कौन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में जो हरे रंग का वर्णक होता है और जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वह क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। विषमपोषी, जो सजीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। कीटभक्षी पादप, वे जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। पोषक, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की संरचना के लिए आवश्यक है ना, कौन से होते हैं वे, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, जितने भी खनिज तत्व होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। परजीवी, ऐसे जीव जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वे अपने हरे रंगों द्वारा क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं और क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मृतजीवी, वे जीव जो मरे हुए तथा सड़े हुए जैव पदार्थों पर बढ़ते हैं तथा उन्हीं से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। अब अगला है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उन पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है ना। अब अगला है सहजीवी संबंध। क्या होता है सहजीवी संबंध, जब कोई भी दो जीव या पेड़ पौधे साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना, एक दूसरे को आवास और पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो उनके बीच में जो संबंध होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कह सकते हैं। कवक। कवक क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। सभी जीवों, आपने क्या सीखा, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है, खाद्य की, कुछ भोजन की आवश्यकता होती है ना। हमने पूरा लेसन में यही पढ़ा है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और शरीर के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए क्या आवश्यक होता है, भोजन आवश्यक होता है ना। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज तत्वों से सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग किस लिए करते हैं, खाद्य संश्लेषण की क्रिया के लिए करते हैं। वे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में होती है। और क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह कौन सी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की सहायता से जो सौर ऊर्जा पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या उत्पादन होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और ऑक्सीजन इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके लिए क्या है, आवश्यक है, उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो कवक होते हैं वे क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। और वे कैसे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, मृत जो खराब और सड़ी गली चीज़ें होती हैं है ना, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जो अमरबेल का जो पादप होता है वह कैसा होता है, परजीवी होता है। और वह अपना भोजन और अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, दूसरे पादपों पर निर्भर रहता है वह भी, ठीक है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो जो पादप और जो जीव दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, वे क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। अभ्यास 1, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, जीवन यापन करने के लिए, है ना, शरीर की जो आपूर्तियाँ होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए, शरीर के रखरखाव के लिए, शरीर की संरचना के लिए, वृद्धि के लिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर। तो परजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो जीवन यापन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और मृतजीवी कौन से होते हैं, वे जीव जो मरे हुए और सड़े हुए जीवों पर, है ना, पदार्थों पर बढ़ते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। अब तीसरा है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। जो पत्तियां होती हैं उनमें मंड की उपस्थिति कब होती है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो पत्तियों की सतहों पर सफ़ेद रंग का एक मंड जो होता है वह उसकी एक परत जम जाती है, तो हम छूकर उसका परीक्षण कर सकते हैं। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है। और क्या क्या किस किस की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, जल, खनिज तत्व, है ना, तो इन सब की आवश्यकता होती है। तो आप सब ये अपनी कॉपी में पूरा जो प्रक्रम है आप इसको पूरी डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो आप एक पादप का चित्र बनाइए, ठीक है, और उसके आसपास जो है ये दिखाइए कि जो जीव जंतु होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वह सब किस पर निर्भर होते हैं, वह पादपों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं नहीं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। जो पादप होते हैं उनका वो संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में करते हैं, बताइए ये आप, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करिएगा, लिखिएगा इसका उत्तर। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं,
उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा होता है? अमरबेल का। अब अगला है एक पादप जिसमें स्वपोषण तथा विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो जो घटपर्णी जो पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, तो ऐसे पादप कौन से होते हैं? स्वपोषण और विषम पोषण दोनों प्रणाली के होते हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका और परपोषिका। तो अमरबेल का जो पौधा होता है वह किस पर निर्भर करता है? दूसरों पर निर्भर करता है। तो इसलिए वह क्या कहलाता है? परजीवी। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम है। जो कीटों को ग्रहण करता है, कीटों को आहार बनाता है, उन्हें हम वह कौन सा पादप होता है? हमने लेसन में पढ़ा, घटपर्णी पादप। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। अब कॉलम ए में पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को हम किससे मिलान कर सकते हैं? वह किस में पाया जाता है? वह हमें किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है उसका संबंध किससे होता है? उसका संबंध जीवाणुओं से, या हम उसका मिलान जीवाणुओं से कर सकते हैं, क्योंकि जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। अमरबेल कैसा पादप होता है? जो दूसरों पर निर्भर करता है, तो उसे हम परजीवी कह सकते हैं। तो उसका मिलान हम परजीवी से कर सकते हैं। अब जो जंतु होते हैं वे किस पर निर्भर करते हैं? दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना, अपने पोषण के लिए। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परपोषित कह सकते हैं। कीटभक्षी, तो कीटभक्षी कौन होते हैं? जो घटपर्णी पादप होते हैं वे क्या होते हैं? कीटभक्षी होते हैं। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, तो ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये गलत है। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो यह भी असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, यह भी सही उत्तर है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें प्रोटीन का उत्पादन नहीं होता है, तो ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह भी सत्य है। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं और बाह्यदल। तो पादप के कौन सा भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायु से कार्बन डाइऑक्साइड? रंध्र। अगला है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो कौन सा भाग लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? जड़, तना, पुष्प और पत्तियां। तो पत्तियों द्वारा लिया जाता है। आगे चलते हैं। विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य। अब हम पहले एक क्रियाकलाप करेंगे। गमले में लगी चौड़ी पत्तियों वाला किसी पादप को लीजिए। काले कागज की 2 पट्टियां लेकर उनके मध्य में लघु माप की वर्गाकार आकृति काट लीजिए। इन कागजों से किन्हीं 2 पत्तियों को इस प्रकार ढकिए कि उनका कुछ काला भाग कागज से ढका रहे, जबकि शेष भाग कटी गई वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहे। फिर इस पर सावधानी से क्लिप लगा दीजिए, जैसा चित्र 1.9 में दर्शाया गया है। पादप को 2 से 5 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पत्ती के ढके हुए एवं बिना ढके भाग के रंग का निरीक्षण कीजिए। क्या पत्ती के दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई देता है?
इनमें से एक पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। अब दूसरी पत्ती पर से कागज हटाकर पादप को 2 से 3 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए तथा ढकी गई पत्ती का भी आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। तो हम क्या करेंगे, किसी गमले में लगी हुई चौड़ी पत्ती वाला पादप लेंगे, है ना, और काले कागज की 2 पट्टियाँ लेंगे और उनको क्या करेंगे, वर्गाकार आकृति में काट लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो वो पट्टियाँ हैं उनको मध्य में से काटेंगे वर्गाकार आकृति में। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 पत्तियों पर क्या करेंगे, उस पट्टी को चिपका देंगे या किसी सहायता से उस पर अटैच कर देंगे, उस पर लगा देंगे, ताकि ऐसा होना चाहिए कि जो पत्ती का जो मध्य भाग है, उस पट्टी का जो मध्य भाग है वो पत्ती के मध्य में आए। उसको इस तरह से लगाएंगे जैसा चित्र 1.9 में दिखाई दे रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, उस पेड़ को, उस पादप को धूप में हम रख देंगे। अब जो पादप है उसको हम धूप में रखने के पश्चात 2 से 5 दिन धूप में रखने के पश्चात हम क्या करेंगे, उसकी पत्ती का जो ढका हुआ और जो बिना ढका हुआ भाग है उसका हम निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, कि दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। अब एक पत्ती पर जिस पे हमने काली पट्टी लगाई है उस पे हम क्या करेंगे, आयोडीन का परीक्षण करेंगे। और जो दूसरी पत्ती है उसको हम क्या करेंगे, उसका कागज हटाकर हम 2 से 3 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में उसको रख देंगे। और ढकी गई जो दूसरी ढकी हुई पत्ती है उस पर भी क्या करेंगे, आयोडीन का परीक्षण करेंगे। और अब जो भी हमने परीक्षण किया है उसको क्या करेंगे, उसकी हम सारी डिटेल नोटबुक में नोट करेंगे। अगला है, यदि आपके घर के आसपास कोई भी ग्रीन हाउस हो तो वहाँ जाइए, देखिए वहाँ पादप कैसे उगाए जाते हैं। पता लगाइए कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए वहाँ प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन किस प्रकार होता है। तो आपके अगर घर के आसपास या आपके शहर में कोई भी ग्रीन हाउस हो तो आप वहाँ पे जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पे पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वह कैसे उगाए जाते हैं और वह उनके लिए क्या क्या करते हैं, उनके लिए प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की व्यवस्था कैसे करते हैं, ये सब आप जाके वहाँ पे देखिएगा। अब अगला है, शक्करकंद को केवल जल में उगाने का प्रयास कीजिए। अपने प्रयोग एवं प्रेक्षण का वर्णन कीजिए। जो शक्करकंद होती है उसको सिर्फ जो जल होता है, एक बार किसी बर्तन में जल भरकर और शक्करकंदी को उसमें डालकर और उसमें उगाने का प्रयास कीजिए। देखिए कि वह उगती है या नहीं उगती है और अपने प्रयोग को नोट कीजिए। क्या आप जानते हैं, पादपों के लिए प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है कि उनकी पत्तियों की वृद्धि अनेक प्रकार से होती है, जिससे कि उन्हें अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने में सुविधा हो। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए प्रकाश क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। और उनकी पत्तियों की वृद्धि इस प्रकार से होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश ग्रहण कर सके।